गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 12th बायो के लिए और टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी वंशागति और विविधता के सिद्धांत। और इसका पार्ट नंबर आज हम पढ़ेंगे 26 नंबर, ठीक है। और सब्जेक्ट अपना रहेगा जूलॉजी। पिछली क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्डिंग्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स, यानी आनुवांशिकी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने आपको 11 वर्डिंग्स बताई थी, किससे रिलेटेड? जेनेटिक्स से रिलेटेड, यानी आनुवांशिकी से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दावली थी वो कितनी थी? 11 यानी 11 थी। इसके अंदर फर्स्ट कौन सी थी अपनी? फैक्टर, सेकंड एलील, थर्ड होमोजाइगस, फोर्थ हिप्रोजाइगस, फिफ्थ फिनोटाइप और सिक्स जीनोटाइप और सेवंथ क्या थी? अफन जनरेशन। इन सभी का अध्ययन यानी स्टडी हमने पिछली क्लास के अंदर कर ली थी। कहाँ तक? अफन जनरेशन के अंदर, ठीक है। अफन जनरेशन तक का जो अध्ययन था हमने पिछली क्लास के अंदर 25 नंबर पार्ट के अंदर पढ़ लिया था। आज हम अप टू जनरेशन यानी द्वितीय जनकीय पीढ़ी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको रिवीजन के लिए थोड़ा बहुत याद करवा देती हैं। एलील्स, होमोजाइगस, हिट्रोजाइगस, इसका प्रतिपादन किसने किया था? बेटसन नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था? बेटसन नामक वैज्ञानिक ने। और जीनोटाइप और फिनोटाइप का प्रतिपादन किया था किसने? जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अप टू जनरेशन यानी द्वितीय जनकीय पीढ़ी क्या होती है। तो देखिएगा, अप टू जनरेशन क्या होती है कि अव्वल पीढ़ी के जनकों से प्राप्त जो संतति होती है उसको क्या बोलती है? अप टू पीढ़ी बोलती है। यानी अपने माता पिता से जो अपन प्राप्त हुए हैं वो क्या है? हम अवन जनरेशन, यानी अपन से जो अगली संतति प्राप्त होगी वो क्या होगी? अप टू जनरेशन। कहने का मीन ये है कि जो प्रथम जनक होते हैं उससे प्राप्त जो संतति होती है उसको अवन जनरेशन यानी प्रथम जनकीय पीढ़ी बोलते हैं। अब देखिएगा, अप टू जनरेशन है यानी जो प्रथम जनकीय पीढ़ी की जो संतति है उसके मध्य अपन संकरण करवाए यानी क्रॉस करवाए तो जो संतति प्राप्त होगी वो क्या होगी? अप टू जनरेशन यानी द्वितीय जनकीय पीढ़ी कहलाएगी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आप किस प्रकार लिखोगे? अवन पीढ़ी के जनकों से प्राप्त, अवन पीढ़ी के जनकों से प्राप्त संतति को, अवन पीढ़ी के जनकों से प्राप्त संतति को क्या बोलते हैं? अप टू जनरेशन यानी द्वितीय जनकीय पीढ़ी कहा जाता है। द्वितीय जनकीय पीढ़ी कहा जाता है, तो अप टू जनरेशन की डेफिनेशन आपको पता चल गई, यानी अवन पीढ़ी के जनकों से प्राप्त जो संतति होगी उसको क्या बोलेंगे? अप टू जनरेशन यानी द्वितीय जनकीय पीढ़ी कहा जाता है। यहाँ तक जो वर्डिंग थी किससे रिलेटेड? जेनेटिक्स से रिलेटेड जो वर्डिंग थी वो अपनी 8th वर्डिंग तक कंप्लीट होती है। आगे अपन बात करते हैं 9 नंबर वर्डिंग की। तो देखिएगा, 9 नंबर जो वर्डिंग्स होती है वो कौन सी है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर संकरण। अब देखिएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर संकरण क्या होता है? यदि एक जोड़ी विपर्यासील लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाए,
फिर से सुनिएगा, यदि एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के मध्य क्रॉस कराने की प्रक्रिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर संकरण कहलाती है। वो किस प्रकार से होगी, इसको कंप्लीटली अपन पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन्स या मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक जीन की वंशागति या एक संकर संकरण का जो पॉइंट अपना आगे डिटेल में आएगा, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है और किस प्रकार से अपन को जीनोटाइप और फिनोटाइप प्राप्त होता है। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन आप किस प्रकार लिखोगे, इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अपन डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो देखिएगा, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के मध्य क्रॉस यानी संकरण कराने की प्रक्रिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाती है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाती है। एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के मध्य क्रॉस कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाती है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर अपन को फिनोटाइप और इसके अलावा जीनोटाइप जो अनुपात होता है वो क्या प्राप्त होता है, वो देखिएगा। फिनोटाइप 3:1 प्राप्त होता है और जीनोटाइप प्राप्त होता है 1:2:1। तो ध्यान रखिएगा कि फिनोटाइप अनुपात मोनोहाइब्रिड के अंदर अपन को क्या प्राप्त होता है, 3:1 और जीनोटाइप क्या प्राप्त होता है, 1:2:1। वो किस प्रकार से आएगा वो अपन अगले जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा उसके अंदर कंप्लीटली पढ़ेंगे। फिलहाल आप जीनोटाइप और फिनोटाइप को याद रखिएगा। ठीक है, और एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर फिनोटाइप जीनोटाइप अनुपात लिखिए। ठीक है, और कई बार ये भी पूछा जाता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है समझाइए, या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन लिखते हुए फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात लिखिए। तो फिनोटाइप 3:1, जीनोटाइप 1:2:1 होता है। किसके अंदर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर संकरण के अंदर। आता किस प्रकार से है वो अपने अगले नेक्स्ट पॉइंट के अंदर पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अपन किसकी, डाईहाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकर संकरण की। तो द्विसंकर संकरण यानी डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है वो देखिएगा। मोनोहाइब्रिड, मोनो का मीन क्या है, एक, हाइब्रिड का मीन क्या है, संकरण, क्रॉस का संकर और क्रॉस का मीन क्या होता है, संकरण। ठीक है, इसके अंदर एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जा रहा था। डाई के अंदर क्या हो जाएगा, 2। हाइब्रिड का मीन क्या है, संकर, क्रॉस का मीन क्या है, संकरण। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकर संकरण की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यदि दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले
शुद्ध जनकों के मध्य क्रॉस करवाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाती है, यानी द्विव संकर संकरण कहलाती है। तो इधर मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ किसकी? डाई हाइब्रिड क्रॉस की, यानी द्विव संकर संकरण की। तो देखिएगा द्विव संकर संकरण क्या होता है? दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के मध्य शुद्ध जनकों के मध्य क्रॉस यानी संकरण कराने की प्रक्रिया डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विव संकर संकरण कहलाती है। द्विव संकर संकरण कहलाती है। ठीक है, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के मध्य क्रॉस कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विव संकर संकरण कहलाती है। अब देखिएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात होता है वो क्या होता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप की अपन बात करें, लक्षण प्रारूप अनुपात की अपन बात करें तो वो होता है 93:31, यानी 9:3:1, यानी 93:31। अब बात करते हैं किसकी? जीनोटाइप की। जीनोटाइप यानी जीनी प्रारूप अनुपात की। ठीक है, तो जीनी प्रारूप अनुपात क्या होता है? वैसे 122, 412, 121 होता है। ठीक है, शॉर्ट रूप से आप याद रख सकते हो 1:2:2, 122। ठीक है, 412, 4:1:2, 412। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? 121, 1:2:1। ठीक है, तो फिनोटाइप क्या होता है? 93:31, यानी 9:3:3:3:1। ठीक है, जीनोटाइप यानी जीनी प्रारूप होता है किसके अंदर? द्विव संकर संकरण के अंदर। वो क्या होगा? 122, 412, 121, यानी 1:2:2, फिर अनुपात 4:1 और फिर अनुपात 2, उसके बाद फिर अनुपात 1:2, फिर 1, यानी 122, 412, 121। ठीक है, ये है फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात किसका? डाई हाइब्रिड क्रॉस का। अब अपन बात करते हैं 11 नंबर वर्डिंग्स की। 11 नंबर वर्डिंग्स क्या है? डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर, यानी प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। तो देखिएगा F1 पीढ़ी के अंदर जो लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रभावी कहलाते हैं, और जो लक्षण उत्पन्न नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? अप्रभावी कहलाते हैं। ठीक है, तो आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। मेंडल आगे चलकर मोनोहाइब्रिड यानी एक संकर संकरण या एक जीन की वंशागति का प्रयोग करेगा, जिसके अंदर वो क्या करवाएगा कि लंबेपन और बौनेपन का जो विकल्प है उन दोनों के मध्य क्रॉस करवाएगा
और आगे चलकर उसे F1 पीढ़ी के अंदर जो जनरेशन उत्पन्न होगी वो सारे के सारे क्या होंगे, लंबे प्राप्त होंगे। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो लंबापन होता है वो क्या होता है, प्रभावी होता है, और जो पौनापन होता है वो क्या होता है, अप्रभावी होता है। फिर आगे चल के फिर वो वापस से उस प्रयोग को दोहराएगा। कहने का मीन ये है कि F1 पीढ़ी की जो संतति थी उसका वापस से क्रॉस करवाएगा, तो F2 पीढ़ी जो प्राप्त होगी उसके देख करके उसको आश्चर्य होगा कि F1 जो पीढ़ी थी उसके अंदर अपन को सभी लंबे प्राप्त हुए, लेकिन F2 पीढ़ी ऐसी प्राप्त हुई जिसके अंदर कुछ लंबे पौधों के साथ साथ बौने पौधे भी उसको प्राप्त होंगे, जिसे देखकर मेंडल को क्या होगा, आश्चर्य होगा। ठीक है, तो F1 जनरेशन के अंदर जो लंबेपन का विकल्प था वो प्रभावी रहा और बौनेपन का विकल्प था वो क्या रहा, अप्रभावी रहा। तो आप इसको किस प्रकार से डिफाइन करोगे, डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर यानी प्रभावी और अप्रभावी लक्षण को, तो वो देखिएगा। तो इसकी डेफिनेशन आप किस प्रकार से लिखोगे, किसकी, 11 नंबर वर्डिंग्स की, डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स की। ठीक है, देखिएगा, वे लक्षण जो कि F1 पीढ़ी में उत्पन्न हो जाते हैं या उत्पन्न होते हैं, वे लक्षण जो कि F1 पीढ़ी में उत्पन्न होते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। और जो लक्षण F1 पीढ़ी यानी F1 जनरेशन में उत्पन्न नहीं होते, और जो लक्षण F1 पीढ़ी में उत्पन्न नहीं होते अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं, अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो आप डेफिनेशन इसकी इस प्रकार से लिखोगे, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में उत्पन्न होते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, और जो लक्षण F1 पीढ़ी में उत्पन्न नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो इसी के साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्डिंग्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स थी, यानी अनुवांशिकी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली थी, वो कंप्लीट होती है। और शब्दावली कितनी है, 11 है। फिर से देख लीजिएगा, फैक्टर, एलील, थर्ड होमोजाइगस, फोर्थ हेटेरोजाइगस, फिफ्थ फिनोटाइप, 6 जीनोटाइप, 7 F1 जनरेशन, 8 F2 जनरेशन, 9 नंबर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, 10 नंबर डाई हाइब्रिड क्रॉस, और 11 नंबर है डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। आगे अपन बात करते हैं मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी मेंडल की वंशागति के नियम। अगला जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो क्या होगा, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी मेंडल की वंशागति के नियम।
हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी मेंडल की वंशागति के नियम। तो देखिएगा, जो मेंडल था उन्होंने उद्यान मटर के पौधे पर क्या किया, लगभग 7 वर्षों तक संकरण प्रयोग किया। मेंडल जो फादर ऑफ जेनेटिक्स था, उसने क्या किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने उद्यान मटर के पौधे पर, इसमें उद्यान मटर यानी गार्डन पी, उद्यान मटर के पौधे पर, उद्यान मटर के पौधे पर 7 वर्षों तक उन्होंने क्या किया था, संकरण प्रयोग किया। ठीक है, उसके बाद 1866 ईस्वी में, सन 1866 ईस्वी के अंदर उन्होंने आनुवंशिकता के नियमों का क्या किया, प्रतिपादन किया। ध्यान रखिएगा, मेंडल ने 7 वर्षों तक उद्यान मटर के पौधों पर संकरण प्रयोग किया और 1866 ईस्वी के अंदर इन्होंने आनुवंशिकता के नियम क्या किए, प्रतिपादित किए। ठीक है, और जीव विज्ञान की समस्याओं से संबंधित गणित और सांख्यिकी का क्या किया, उन्होंने प्रयोग किया। या फिर तो मेंडल ने जीव विज्ञान की समस्या हेतु गणित और सांख्यिकी का सबसे पहले क्या किया था, प्रयोग किया था। अब देखिएगा, मेंडल ने मटर की 14 किस्मों का क्या किया, चयन किया। मेंडल ने मटर की 14 किस्मों का चयन किया था, यानी 14 वेराइटी का क्या किया था, सिलेक्शन किया था। और इन्होंने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का क्या किया था, अध्ययन किया था। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का क्या किया था, मेंडल ने अध्ययन किया था। अब वो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण कौन से थे, वो अपन एक इंडेक्स के माध्यम से पढ़ेंगे। तो मेंडल ने जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया था, वो 7 विपर्यासी लक्षण इस प्रकार थे। कैरेक्टर्स को हिंदी में बोलेंगे लक्षण, और इधर डोमिनेंट क्या होगा, प्रभावी, और रिसेसिव क्या होगा, अप्रभावी। अब देखिएगा कि ये 7 लक्षण थे, 7 जोड़ी जो लक्षण थे, तो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया, ये 7 वही लक्षण है। फर्स्ट देखिएगा, स्टेम हाइट, यानी तने की क्या ऊंचाई, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तने की ऊंचाई। तो तने की ऊंचाई डोमिनेंट के अंदर देखें तो डोमिनेंट यानी प्रभावी क्या था, लंबा यानी टाल, और रिसेसिव यानी अप्रभावी क्या था, ड्वार्फ यानी बोना। तो तने की ऊंचाई की लक्षण की अपन बात करें तो प्रभावी लंबा था और अप्रभावी क्या था, बोना था। सेकंड, फ्लोअर पोजीशन, यानी पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति। तो पुष्प की स्थिति क्या थी, प्रभावी, डोमिनेंट यानी प्रभावी क्या थी, एक्सिलरी यानी कक्षीय, और अप्रभावी यानी रिसेसिव क्या थी, टर्मिनल यानी अक्षीय। ध्यान रखिएगा, पुष्प की स्थिति यानी फ्लोअर पोजीशन की अपन बात करें तो प्रभावी क्या थी, कक्षीय, और अप्रभावी क्या थी, अक्षीय। अब थर्ड कैरेक्टर यानी थर्ड लक्षण की बात करें तो फ्लोअर कलर्स, यानी पुष्प का रंग, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, पुष्प का रंग। तो पुष्प का रंग प्रभावी कौन सा था, वायलेट यानी बैंगनी, और अप्रभावी क्या था, व्हाइट यानी सफेद। तो ध्यान रखिएगा, पुष्प के कलर की बात करें तो पुष्प का जो रंग प्रभावी था वो था बैंगनी, और अप्रभावी क्या था, सफेद। आगे फोर्थ कैरेक्टर यानी
फोर्थ लक्षण की अपन बात करें तो पोड शेप यानी फली की आकृति। पोड किसको बोलते हैं? पोड शेप यानी फली की आकृति, फली की आकृति। तो पोड शेप की अपन बात करें तो क्या थी? एक तो थी इन्फ्लेटेड यानी फुली हुई, फली की आकृति क्या थी? प्रभावी, प्रभावी क्या थी? फुली हुई यानी इन्फ्लेटेड। और अप्रभावी क्या थी? कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी सिकुड़ी या पिचकी हुई। ठीक है। अब फिफ्थ जो करेक्टर है वो क्या है? पोड कलर यानी फली का रंग। फली का रंग क्या था? प्रभावी। ग्रीन, ग्रीन यानी हरा जो रंग था वो क्या था? प्रभावी था। और येलो यानी जो पीला रंग था फली का वो क्या था? अप्रभावी था। अब सिक्स करेक्टर यानी सिक्स लक्षण की अपन बात करें तो क्या है? सीड शेप यानी बीज की आकृति। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बीज की आकृति। तो बीज की आकृति क्या थी? प्रभावी क्या थी? राउंड यानी गोल। और अप्रभावी क्या थी? व्रिंकल्ड यानी झुर्रीदार। जो बीज की आकृति गोल थी वो प्रभावी थी और झुर्रीदार थी वो क्या थी? अप्रभावी थी। आगे 7 नंबर लक्षण यानी कैरेक्टर्स की अपन बात करें तो सीड कलर यानी बीज का क्या? रंग। बीज का रंग। तो बीज का रंग की बात करें तो जो येलो कलर था बीज का यानी पीला रंग था बीज का वो क्या था? डोमिनेट यानी प्रभावी था। और ग्रीन कलर बीज का था वो क्या था? अप्रभावी था। कहने का मीन ये है कि डोमिनेट जो लक्षण थे यानी जो प्रभावी लक्षण थे वो F1 पीढ़ी के अंदर अपन को दिखाई दिए और जो अप्रभावी लक्षण थे वो F1 पीढ़ी को दिखाई नहीं दिए। ठीक है। तो ये 7 जोड़ी जो विपर्यासी लक्षण जिसका अध्ययन मेंडल ने किया था वो क्या है? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण आपको दिखाए गए हैं। ठीक है। इस जो इंडेक्स है, ये जो इंडेक्स है उसको कंप्लीटली आप नोट कर लेना। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।